तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह के साथ। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। रतलाम में जेएस नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के संबंध में राष्ट्रपति तक हुई शिकायत के बाद अब मामले की जांच रतलाम आ पहुंची है। पुलिस मुख्यालय के माध्यम से होकर रतलाम पहुंची शिकायत पर पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जेएस के नेताओं को बुलाकर पुलिस के द्वारा उनके कथन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दरअसल राष्ट्रपति से की गई शिकायत में बताया गया कि आदिवासी समाज से जुड़े नेताओं और लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। राजनीतिक देशता के चलते झूठे प्रकरण बनाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में बयान दर्ज करने पहुंचे जैसे नेता अभय ओहरी ने बताया कि धड़ाड़ में उनके द्वारा सांसद और विधायक से चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन भाजपा नेताओं द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ झूठा प्रकरण थाने में दर्ज करा दिया गया। सर, आप आजाद थाने आए हैं, किस विषय में आपको बुलाया गया है, क्या है? देखिए, ये जो घटना पिछले साल हुई थी 15 नवंबर 2022 को ग्राम धराड़ में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर, तो उस संबंध में हमारे संगठनों द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया था। तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा आज दिनांक को यहाँ पर जो बयान हमारे होने थे अजाक्स थाने में, तो उनका जो पत्र आया था उसके संबंध में हमको बयान के लिए यहाँ बुलाया था। हमने हमारा पक्ष रखा है। हमारे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो पूर्ण रूप से झूठी है। 19 जो नामजद आरोपी है उनमें से 18 लोग तो एट्रोसिटी उन पे लगती ही नहीं है, क्योंकि वो खुद भील समाज से और दलित समाज से हैं। तो ये प्रकरण एक तो झूठा दर्ज किया है। दूसरा जो मामला गंभीर चोटों का बताया गया है, तो इसका कोई गंभीर चोट नहीं है। अस्पताल की रिपोर्ट में भी जो एमआरआई और सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट है उसमें भी इस तरह की कोई चोट का उल्लेख नहीं है, पर उसमें भी कुछ रिपोर्ट में हेरफेर करके गंभीर बताने की कोशिश की गई है। तो उसके लिए भी हमने आरटीआई लगाई है और तमाम तरह की जो हमारी जानकारी जो हमने मांगी है उसके उसी के तथ्य और उसी का जो प्रूफ है वो आज हम लेके अजाक्स डीएसपी को देने के लिए आए हैं और हमने हमारे बयान दिए हैं और हमने बोला है कि जो घटनाक्रम हुआ है इसमें जो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई वो पूरी झूठी है, इसको निरस्त करने की मांग हमने की है। सर, जो सांसद और इन पे जो हमला हुआ था, अफसरों की भूमिकाओं पर आपने क्या तथ्य पेश किए और क्या जानकारी दी गई है? पहली बात तो हमला जैसा कुछ चीज़ हुई नहीं थी। सांसद से संगठन के कुछ लोगों ने बात करने के लिए उनकी गाड़ी रोकी थी। उसका प्रतिक्रिया उसके जो खिलाफ सांसद ने हमारे लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करी वो बिल्कुल गलत है। उसमें भाजपा के कुछ नेता जो पदाधिकारी हैं वो फरियादी बन के हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। इसमें प्रशासन और सांसद के दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की है और इस कारण से हम लोगों को 3 महीने जेल में रहना पड़ा। तो इन सब बातों को लेके आज हमने यहाँ पर अपना जवाब दिया है, हमारे तथ्य दिए हैं। आप देखिए कि जो मेन जो हम जवाब जो पूछना चाह रहे थे सांसद से वो औद्योगिक निवेश क्षेत्र को लेके था। तो औद्योगिक निवेश क्षेत्र में जो भी मामला था उसमें हम लोग ये कह रहे थे कि आदिवासियों की जो ज़मीन जा रही है वो ज़मीन जो जा रही है उसके लिए वो बात करना चाहते थे। आज भी उस क्षेत्र के लोग जो वहाँ के लोग हैं वो लोग सांसद से बात करना चाहते हैं पर सांसद मिलते नहीं हैं। आज भी देखो, आज भी समाचार पत्रों में न्यूज़ छप रही है कि उस क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, विकास में जिन जिन लोगों की रोड बना रहे हैं या जो उनकी ज़मीनें जा रही हैं उनको भी मुआवजा नहीं मिला। तो ऐसे कई तथ्य हैं जो हमने आज प्रशासन के सामने रखे हैं और हमारा पक्ष रखा है कि इस पूरे मामले में जो निर्दोष लोगों के खिलाफ जो आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई एट्रोसिटी में की गई है वो निरस्त की जाए और हमें न्याय दिया जाए। आप जेएस से भी जुड़े, जेएस के भी नेता है, आने वाले विधानसभा में इसका क्या असर रहेगा और क्या देखने को मिलेगा? देखिए, जेएस की तरफ से जेएस संगठन ने हमेशा जो लड़ाई लड़ी है वो लोगों की लड़ाई लड़ी है, जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है, आदिवासी ज़मीनों की लड़ाई लड़ी है। तो औद्योगिक निवेश क्षेत्र आ रहा है तो उधर के लोगों का आक्रोश है, जनता का आक्रोश है। जेएस संगठन तो सिर्फ जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। तो चुनाव में निश्चित रूप से अगर हमारे सुनवाई नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ हम जाएंगे और ज़रूरत लगी तो हम उनके खिलाफ हमारे उम्मीदवार भी खड़े करेंगे और हम उसके खिलाफ इस पूरे चुनाव में उनके खिलाफ हम अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके करेंगे, आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जेएस के कई नेताओं को आज बयान के लिए बुलाया गया था, किस लिए बुलाया गया था, कहाँ से शिकायत आई थी, इसमें शिकायत कर रहा था?
अखिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बांसवाड़ा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया था और ज्ञापन में लिखा गया था कि आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। इस बात का उन्होंने ज्ञापन दिया था। तो उक्त शिकायत पीएचक्यू से प्राप्त होने पर जांच में इनके कथन लेखबद्ध करने हेतु यहाँ आज इनको बुलाया गया था जेएस के कार्यकर्ताओं। कुल कितने लोगों को बुलाया गया, कुल कितने लोगों के बयान हुए? 4-5 लोगों के बयान हुए हैं। सर, किसके खिलाफ ये शिकायत आई की गई है इनके द्वारा? ये तो उसमें उनने बहुत लंबी शिकायत की है कि राजनीतिक दुव्यवस्था के कारण ऐसी जबरन बोले झूठा फंसाया गया है, इस प्रकार की शिकायत की। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिला पंचायत में वन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई जिला पंचायत उपाध्यक्ष की बैठक में वन विभाग की कई खामियां उजागर हो गई। गर्मी के दिनों में पौधे लगाने के लिए लाखों रुपए का बजट आ गया, लेकिन पौधे को पानी पिलाने की व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है और ना ही पौधों में पानी देने की जिम्मेदारी विभाग ले रहा है। वन विभाग के एसडीओ के साथ जिला पंचायत में हुई बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष और वन संरक्षण समिति की जिला अध्यक्ष केशवराव नीनामा ने जब अधिकारियों से सवाल किए तो वह ठीक से जवाब नहीं दे पाए, जिस पर उपाध्यक्ष नीनामा द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। वन क्षेत्र में पशुओं से पौधों की सुरक्षा के संबंध में जब जानकारी मांगने पर विभाग ने अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा तार फेंसिंग की गई है। यह बात सुनकर समिति अध्यक्ष नीनामा ने कहा कि आप मेरे साथ चलें और बताएं कि किन क्षेत्रों में तार फेंसिंग की गई है, मुझे तो यहाँ कहीं नजर नहीं आती। यह बात सुनकर अधिकारियों के पसीने छूट गए। आज आपके द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक ली गई, क्या बैठक थी और क्या चर्चा हुई बैठक में? आज वन विभाग के कर्मचारियों के साथ जो बैठक थी, आज जिले के वरिष्ठ एसडीओ साहब उनके साथ जो बैठक थी, उनको लेकर मैंने क्वेश्चन किया कि क्षेत्र में वन रक्षक अगर अपन वो चीज़ें करते हैं तो अभी तक भीषण जो गर्मी होती है, अभी जो गर्मी आने वाली अपन ने अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको लिस्ट के अनुसार सेलाना में बजट आया है 84 लाख रुपए और 8,705 ये पौधे लगे हैं। तो उनको लेकर मैंने बोला 84 लाख का अगर बजट आया है पौधे रोपण को लेकर, तो अभी भीषण गर्मी है, अभी पानी नहीं मिलेगा पौधों को, तो उनके लिए अपन ने क्या व्यवस्था की? तो उनका ये कहना है कि बोले पौधों के लिए गर्मी के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मैंने क्वेश्चन किया, बोले 87 यानी कि 84 लाख 84 लाख बहुत होते हैं, तो भाई टैंकर से पानी डलवाइए पौधों को। तो उनका ये कहना है अगर पौधा सूख जाता है तो उसको उखाड़ के नया लगा देते हैं। तो मतलब सरकार से इतना बजट आ रहा है करोड़ों लाखों रुपए में, तो इस बजट को आप सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए ना। तो उनने स्पष्ट मना कर दिया है, हमारे पास पैसा आता है लेकिन हमारे पास ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसको पानी पिलाएं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन किया, चलो ठीक है अगर आप पानी नहीं पिलाते हो तो आज गर्मी के टाइम में आज जो बकरी है, ढांडे ढोर जितना भी वो रहता है, तो इसके रोकथाम के लिए आपने क्या व्यवस्था की? तो बोले हमने तार फेंसिंग किया। जबकि मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सेलाना ब्लॉक और बाजना ब्लॉक में ऐसा एक भी जंगल बता दिए जहाँ पर आपने तार फेंसिंग की हुई है, हमारे साथ चलिए, तो जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसी कई प्रकार की जो फॉरेस्ट विभाग का जो इनके मन से जो बताते, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। और हमने ये भी उनसे बताया, बोले आप हमारे साथ विजिट करिए और हमको बता दीजिए धरातल पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं फॉरेस्ट में जो आप बता रहे हो। और उनके बीट गार्ड जो रहते हैं कभी भी वहाँ धरातल पे कभी नहीं पहुँचते, फ़ोन लगाने के बाद भी अटेंड नहीं करते। उसके बाद भी माननीय एसडीएम साहब सफाई दी आज, तो हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, बहुत गलत है। जो सिस्टम के अनुसार दिख रहा है वो कागजों में दिख रहा है, सिर्फ धरातल पे कुछ भी नहीं है। आपकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है, आपकी बात को नहीं सुना जाता है, तो क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय श्रीमान, हम कलेक्टर साहब से इस विषय में चर्चा करेंगे, हमारे पास लिखित में है और यहाँ पर लिखित में पड़ा हुआ है हमारे पास। हम तुरंत इस विषय को लेकर नेक्स्ट बैठक हमारे डीएम साहब के साथ होगी तो चर्चा करेंगे उस विषय में कि इतना करोड़ों रुपए में अगर पैसा आता है तो इस चीज़ को अपन इस तरीके से जो चीज़ें कर रहे हैं, आप एक तरफ बता रहे हो कि पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, एक तरफ बता रहे हो हम इसको पानी नहीं पिलाएंगे, तो बताओ ये कहाँ का वो चीज़ है? गलत बात, हम नहीं मानते इस चीज़ को। माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे इस विषय में कि इस तरीके से जो हमारे को माननीय फॉरेस्ट के विभाग यानी कि प्रतिष्ठित अधिकारी ने हमको इस तरीके से वो बोला कि हमको इस चीज़ को लेकर हमको कोई अधिकार नहीं है, तो ये तो संभव है नहीं। इस विषय में हम माननीय कलेक्टर साहब से बात करेंगे।
आज जिला जनपद में बैठक की गई वन विभाग के अधिकारियों के साथ, क्या चर्चा हुई और किन मुद्दों पर बात की गई? आज जिला पंचायत सभागृह में एक बैठक की गई जो कि वन समिति के खुद मेरी अध्यक्षता में, मैं बीसी शरद कुमार डोडियार जिला पंचायत सदस्य एवं वन समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। तो उसमें बैठक ये था कि मेन मुद्दा कि जो क्षेत्र में हो रहे पौधारोपण कर रहे हैं वो भी आधा अधूरा करा है, जिसको लेकर हमने जो सवाल खड़े किए उसमें जो एसडीओ साहब आए थे मीटिंग में वो सही जवाब नहीं दे पाए और उनका ये कहना है कि पूरी जानकारी हम नहीं लाए। और क्षेत्र में जैसे कि बहुत ज़्यादा अभी आगजनी चल रही है जंगल में, तो उसको लेकर हमने बहुत देर तक वाद विवाद हुए, लेकिन अभी तक उस पर संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिले हमें। किस तरीके के आपकी मांगे थी या किस तरीके के मुद्दों पर चर्चाएं थी जो उस पर वो जवाब नहीं दे पाए? हमारी मांगे यही थी कि जैसे कि अभी जो गर्मी का सीज़न चल रहा है तो अभी पौधों को कैसे बचाया जाए। ना तो इनके पास चौकीदार हैं, ना ही पूरी तरह बाउंड्री वाल कंप्लीट है, तार फेंसिंग कंप्लीट नहीं है, तो उसके कारण, और ना ही पानी की व्यवस्था है। तो उसमें जैसे हमने पूछा कि कौन से प्रोजेक्ट में पानी की व्यवस्था है और कौन से में नहीं है, तो उस पर इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनमें किसी में भी नहीं है पानी की व्यवस्था। लेकिन जो राशि है, जैसे प्रोजेक्ट की जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको लेकर भी हमने बहस करी, लेकिन वह संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। राशि ज़्यादा होने के बावजूद भी अपन पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे, ये हमने बोला तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि इसमें वो नहीं है। खाली ये है कि इस साल पौधा सूख जाता है तो आते साल फिर नया पौधा लगा दिया जाएगा। तो इससे अच्छा हमने ये सुझाव दिया उनको कि क्यों ना एक ही जो पौधा लगा है उसी को सही ढंग से अपन पालन पोषण करके उसी को बड़ा कर दें कि हाँ प्रतिवर्ष नया पौधा लगाने की जरूरत नहीं पड़े, ताकि अपना जंगल बचा रहे। लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है हम, जो वो बोल रहे हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। आगे इन मुद्दों को, इन चर्चाओं को लेकर कहा जाएगा? इन चर्चाओं को लेकर आगे अभी तो हमने निर्णय लिया है, सर भी थे और हमने सब ने निर्णय लिया है कि बहुत जल्द जो आगजनी जो फैली हुई है उसको लेकर जैसे कि जेल में भी डालने की व्यवस्था करनी पड़े तो अपन करेंगे। उसमें समिति के सदस्य हैं, उनको भी उनकी भी पहली प्राथमिकता है समिति के सदस्यों, और जैसे कि वन रक्षक और ये अपने डिप्टी रेंजर और रेंजर, इन जो है 1 महीने की वेतन काटना पड़े तो काट लेंगे, लेकिन बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, कर देंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9696810009। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर में यातायात नियमों को तोड़कर वाहन चलाने वालों के ही खिलाफ पुलिस अब सख्त एक्शन के मूड में है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ FIR करने तक की बात कही है। पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने बताया कि CCTV कैमरे की मदद से सभी चौराहों पर नजर रखी जा रही है कि कौन लोग सिग्नल को तोड़ रहे हैं और नियमों का पालन न करते हुए वाहन चला रहे हैं। इसके साथ ही तेज गति से वाहन चलाने वाले लोगों पर भी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है और ऐसे सभी लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। यातायात सुधार के लिए चौराहों पर लगाए गए सिग्नल का अधिकांश लोग नियम से चलकर पालन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग रेड लाइट होने के बाद भी गलत दिशा में चले जाते हैं और ऐसे में दूसरी लाइन से निकलने वाले वाहन चालकों को दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इन बातों को ध्यान रखते हुए अब कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कम उम्र के बच्चों जो वाहन चला रहे हैं उनके परिजनों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जो रेड ड्राइविंग है उसमें भी चालानी कार्रवाई कैमरे से देखकर कराने की शुरुआत की गई। साथ ही जैसे आप लोगों को कई बार लगता है कि साहब यहाँ से बड़ा तेजी से निकलता हुआ गया है, तो जरूर मुझे या DSP ट्रैफिक साहब को फ़ोन करके बताएं तो हम उस समय का वीडियो फुटेज निकाल के वीडियो फुटेज के आधार पर भी कार्रवाई कराएंगे। तीसरा है कि जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हुए दिखते हैं तो वीडियो फुटेज के आधार पर, वीडियो एविडेंस के आधार पर कार्रवाई भी कराई जाएगी। कुछ कार्रवाइयाँ अभी कल परसों में इन्होंने जो एक तरह से अवैध पार्किंग या बीच रोड में 4 व्हीलर खड़ा करके जो अपनी हालत बन जाती है जमीन की, उस पर भी कार्रवाइयाँ शुरू कराई गई हैं। और
शुरू हुई है, लेकिन अभी अल्टीमेटली डेटा स्टेज में नहीं आई है कि अभी 2-3 दिन से ही हम लोग उसको एक रोबस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिस्टम प्रॉपर हो जाए। सर पहला चालान किसका कटा है? पहले 11 चालान डीएसपी साहब ने काटे हैं, तो ये नोटिस है आप लोग, हम आपको इसकी जानकारी बना के शाम तक वायलेशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि ट्रैफिक वायलेशंस का ट्रेंड जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसको लेके कई बार बड़ी रोड घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें कि कई बार जो बेचारे व्यक्ति हैं जो दुर्घटना में आते हैं उनकी जान भी चली जाती है। इस कारण से हम लोगों ने जो सीसीटीवी नेटवर्क है उसका उपयोग करते हुए जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उन पर कार्रवाई करने की एक प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो ट्रैफिक वायलेशन जैसे कि जो जिगजैग गाड़ी चलाना, बेतरतीब तरीके से तेज़ गति से गाड़ी चलाना, जो भी इसमें सीसीटीवी कैमराज में कैद होती जा रही हैं इस तरह की घटनाएं, उस फुटेज के आधार पे इन पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। एक और ट्रेंड में देखने में आ रहा है कि कई अंडर एज जो बालक हैं या जो युवा वर्ग है उनको पेरेंट्स गाड़ी चलाने दे रहे हैं। इसमें बताना चाहूँगा कि इस तरह का कृत्य जो है अपराध की श्रेणी में आता है और जिन व्यक्ति ने, जो उनके गार्जियन है या जिसके नाम पर गाड़ी है, जो किसी भी अवयस्क व्यक्ति को या फिर ऐसे व्यक्ति को जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी चलाने देता है, तो उसके ऊपर एफआईआर की जा सकती है और जो हम करेंगे आगे चल के। इसके साथ साथ जो माइनर 2 और चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना या फिर बीच सड़क में गाड़ी पार्क कर देना जिससे कि दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे अपराधों पर भी, ऐसे कृत्यों पर भी हमारे द्वारा अब कार्रवाई की जाएगी वीडियो फुटेज के आधार पर। सर कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर इसका सूचना? इसमें हम लोग ट्रैफिक हेल्पलाइन भी एक जारी करने का विचार कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आप जो है कंट्रोल रूम के नंबर पे इसकी सूचना दे सकते हैं, परंतु ट्रैफिक वायलेशन से संबंधित या फिर जैसा कि ट्रेंड देखने में आया है कि कई बार स्कूल के बाहर जो बच्चे, क्योंकि 15, 16, 17 साल के रहते हैं, वो भी कई बार बाइक से आते होते हैं, तो वहाँ पर भी यदि ऐसा देखने में आ रहा है तो वो एक हमारी जो ट्रैफिक हेल्पलाइन है उस नंबर पे फ़ोन करके, ट्रैफिक इंचार्ज के नंबर पे फ़ोन करके सूचना दे सकते हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अब कोटवार संघ भी हड़ताल पर आ गया है। बुधवार को सभी लोग गुलाब चक्कर में एकत्र हुए और यहां से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। बाद में अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। कोटवार को कहना है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। इसके साथ ही बीते 4 माह से उन्हें किन कारणों से वेतन नहीं मिल पाया है, ऐसे में उनके परिवार का गुजारा भत्ता करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कई परेशानियां हैं जिनके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन में उल्लेख किया गया। इन्हीं सब मांगों को लेकर यह लोग 20-17 तक हड़ताल पर रहेंगे। मैं कोटवार संघ पिपलोदा तहसील अध्यक्ष कमल सिंह चारण, हमारे प्रांतीय कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय अरविंद सिंह यादव द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए पूरे प्रांत मध्य प्रदेश में कलेक्टर कार्यालय पर हड़ताल के लिए बैठे हैं और हम भी आज 15/3/2023 से 17/3/2023 तक कलेक्टर कार्यालय पर परिषद के पास हड़ताल पर बैठेंगे। किन मांगों को लेकर के बैठेंगे? हमारी मुख्य मांगे हैं, हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारी सेवा भूमि जो माल गुजारा द्वारा दी गई है उसको हमारा सेवा मालिकाना हक दिया जाए। 2 प्रमुख मांगे हैं हमारी। और इसमें क्या कहना है आपका कि 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है? 4 माह से सैलरी भी नहीं मिली है? हाँ, 4 माह से हमको सैलरी नहीं मिली है, यूनियन कोड अप्लाइड कोड नहीं होने के कारण। बस यही 2 प्रमुख मांगे हैं हमारी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रेड जिम आपकी बॉडी को शेप देने के लिए हमारी सेवाएं जिम एंड कार्डियो, जंबो एंड एरोबिक्स, योगा एंड पावर योगा, जिमिंग एंड प्री वर्कआउट, पावर लिफ्टिंग एंड जिम, स्पेशल अटेंशन फॉर लेडीज, पर्सनल ट्रेनिंग, महिला संगीत, डाइट चार्ट। 271-123 फ्लोर, कस्तूरबा नगर, मेन रोड, रतलाम। संपर्क करें 9340-324-123 पर, 07412450-223। कलेक्टर द्वारा आमजन की परेशानियों को समझते हुए विभागों में काम को लेकर सख्ती क्या कर दी गई कि हर कोई अपनी परेशानियां लेकर हड़ताल और सामूहिक अवकाश की राह पर चल पड़ा। पटवारी और कोटवार के बाद महिला बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों ने भी सामूहिक अवकाश ले लिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लोगों का कहना है कि परियोजना अधिकारी को वेतन न कम दिया जा रहा है कि उसके पद के हिसाब से वह उचित नहीं है। इतना ही नहीं, पर्यवेक्षकों को भी बहुत नाम मात्र का वेतन मिल रहा है। ऐसे में वह किस तरह से बेहतर काम कर सकेंगे। महिला बाल विकास विभाग जिला रतलाम के समस्त परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक
का जो संयुक्त मोर्चा संघ बना है, उस संघ के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में 15 मार्च से सभी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और हमारी C2 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो हमारी मांगे जो हैं विगत 20 वर्षों से हम शासन से मांग कर रहे हैं, परंतु जो हमारा ग्रेड पे और जो वेतनमान जो हमको जो दे रखा है बहुत निम्न स्तर का दे रखा है, जबकि हम लोग गजेटेड ऑफिसर परियोजना अधिकारी। इसी प्रकार जो पर्यवेक्षक है उनका जो वेतनमान है बहुत ही निम्न श्रेणी का दे रखा है, जबकि उनके समतुल्य अन्य जो समकक्ष जो पद है उनको बहुत ऊपर कर रखा शासन ने 20 वर्ष से। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे जो हमारा वेतनमान है वो समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन के करा जाए। और इसी प्रकार जो संविदा पर्यवेक्षक हमारी 2008 से संविदा पे लिया गया है उनको, जबकि वो नियमित उनको किया जाए 2008 से ही, और उनको पूर्ण पुराना एरियर सहित उनको राशि भुगतान की जाए। आपका नाम और पद? अनिल जैन, परियोजना अधिकारी, जिला रतलाम, परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक संघ अध्यक्ष। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।